जैसा कि मैंने बात किया कि फिजिकल एजुकेशन का अल्टीमेट एम है आइडियल पर्सन को डेवलप करना। और आइडियल पर्सन किस प्रकार डेवलप करते हैं, क्योंकि वो इतनी सारी एबिलिटीज और क्वालिटीज डेवलप करते हैं कि एक मनुष्य समाज के लिए साबित होता है। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उनमें बात करेंगे जो इज्म है, यानी कि फिलोसफी के जो ब्रांचेज हैं वो किस प्रकार से, वो क्या हैं, उनका कंटेंट वो कैसे फोकस करती हैं और किस प्रकार फिजिकल एजुकेशन के लिए वो उपयोगी है। यहाँ तक बात किया था। तो फिजिकल एजुकेशन एंड फिलोसफी नीड एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि क्यों उसकी आवश्यकता है, क्या उसका महत्व है। एक बात सत्य है, सबको स्वीकार भी होनी चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन हैज नो डायरेक्ट रिलेशन विद लाइफ, डेथ, सोल, गॉड, शिव, डिवाइन पावर, स्पिरिचुअलिटी। इन सब प्रश्नों से, इन सब शब्दों से फिजिकल एजुकेशन का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फिजिकल एजुकेशन की कोई फिलोसफी ना हो। आप प्राचीन काल की जितनी सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन करें और अगर उनमें पाएंगे तो समस्त सभ्यताओं का सबसे पहला काम, चाहे उन्होंने आत्मा को महत्व दिया या बुद्धि को, लेकिन सबसे पहला फोकस क्या होता था, फिजिकल डेवलपमेंट ही होता था। क्यों? क्योंकि शरीर को साध करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। चाहे वो एक सैनिक की तैयारी हो, चाहे राज्य की रक्षा हो, या खेलों में सहभाग हो, या हमें भगवान की आगे साधना करना हो, तो शरीर के माध्यम से ही उन प्रश्नों को, चीजों को जाना जा सकता था। अर्थात शरीर के स्वास्थ्य पे प्राचीन सभ्यताओं में भी और वर्तमान में जितनी चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक साहित्य है उनमें भी कहा जाता है कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जो आगे वाली मंजिलें हैं जिसकी दर्शन, योग, अध्यात्म बात करता है, वो यात्रा शुरू ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन की फिलोसफी या फिलोसफी की फिजिकल एजुकेशन में आवश्यकता होती है और महत्व होता है। फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक किस्म से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी है और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, मानवता के लिए। सो विदाउट थिंकिंग, बिना विचार किए, विदाउट रीजनिंग, बिना तर्क वितर्क किए, रिगार्डलेस ऑफ इंटेलिजेंस एंड मोरलिटी, वट एवर वर्क, कुछ भी प्रोग्राम करो आप, कोई भी एक्टिविटीज की जाए, उनका फेल होना निश्चित है। इसीलिए नो वन कैन स्टॉप द सोशल वैल्यूज ऑफ फिजिकल बिजनेस फॉलिंग। यदि बिना सोचे समझे कार्यक्रम किए गए, बिना दर्शन के हम आगे बढ़े शारीरिक शिक्षा, तो उसको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता और उनकी वैल्यूज कम होंगी। इसलिए जो आपको अपने कार्यक्रम बनाने हैं वो दर्शन के आधार पर बनाने हैं। वो कैसे कार्यक्रम होने चाहिए, आदर्श कार्यक्रम होने चाहिए। भाई ये बंद करो एक बार, जो कुछ आवाज आ रही है। और यथार्थवादी होने चाहिए। वो बनेंगे कब? जब हम इस आदर्शवाद को, यथार्थवाद को, नेचुरल प्राकृतिकवाद को समझ लेंगे कि ये कैसी फिजिकल एजुकेशन चाहते हैं और किन किन प्रकार के कार्यक्रमों को बीइंग फिजिकल एजुकेशन टीचर आपसे अपेक्षा रखते हैं। मानव की सत्य की खोज और शांति की खोज में शारीरिक शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है। अब क्यों? क्योंकि आगे की यात्रा तभी की जा सकती है जब मनुष्य एक शक्तिशाली संयमित शरीर का स्वामी होगा। शारीरिक शिक्षा क्रम का क्षेत्र है जिसमें आदर्शवादी होने के साथ साथ यथार्थवादी भी होना चाहिए। अर्थात तीन वाद एक साथ शारीरिक शिक्षा में आए कि कर्म का क्षेत्र है तो कर्मवादी तो होना ही चाहिए शारीरिक शिक्षक को या शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी को, लेकिन साथ साथ आदर्शवादी होना चाहिए, आइडियलिज्म होना चाहिए, उसके कुछ आइडियाज होने चाहिए, उसका कुछ आदर्श होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन यथार्थवादी भी होना चाहिए, रियलिज्म ऑन ग्राउंड, जिसको लोग देख सकें, जिससे सीधा सीधा लाभ मिलता हो, केवल काल्पनिक नहीं। आपने भी देखा है इसका एजुकेशन से संबंध नहीं, कुछ महात्मा पटल पे आते हैं अचानक, और प्राचीन काल में भी देखो जो जो विचारधाराएं, बहुत से विचार आए, बहुत सी अलग अलग विचारधाराएं आती हैं,
लेकिन जो काल्पनिक और भगवान और आत्मा तक रहती हैं, जो भौतिक ग्राउंड पे जमीन पे नहीं उतर पाती, वो जल्दी से डिसअपेयर हो जाती है। चाहे वो ओशो हो या आसाराम जी हो या रामपाल जी हो या राम रहीम जी हो, और इससे पहले भी बहुत से हुए। लेकिन योग है, क्यों? क्योंकि योग को अनुभव भी किया जा सकता है, इसलिए आज तक योग सिंस प्री हिस्टोरिक स्टिल एग्जिस्ट करता है और आगे भी एग्जिस्ट करता रहेगा। तो ये वाली शारीरिक शिक्षा की जो विचार वो है कार्यक्रम में क्या होने चाहिए, यथार्थवादी भी होने चाहिए। भाई क्लास ले रहा है, मैं थोड़ी देर बाद में फोन कर दूंगा। तो अब हम बात करेंगे उस इज्म की, आदर्शवाद, इसे विचारवाद भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आइडियलिज्म को। दूसरा वाद होता है यथार्थवाद, रियलिज्म, जिसे वास्तविकतावाद भी कहेंगे। तीसरा वाद होता है प्रकृतिवाद या स्वाभाविकतावाद, कि भाई इसका नेचुरल डेवलपमेंट होने दो, नेचुरलिज्म। वर्तमान युग में दो नए वाद और आए हैं, उपयोगितावाद, प्रगैटिज्म, जिसे प्रयोगवाद भी कहेंगे, समटाइम वी यूज टू कॉल एक्सपेरिमेंटलिज्म। तो इन शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना। विचारवाद आदर्शवाद एक है, यथार्थवाद वास्तविकतावाद एक है, प्रकृतिवाद स्वाभाविकतावाद एक है, उपयोगितावाद और प्रयोगवाद एक है, जिसे प्रगैटिज्म कहते हैं, और समटाइम वी यूज टू कॉल एक्सपेरिमेंटलिज्म। और एक और नया है अस्तित्ववाद, एक्सटेंशियलिज्म। क्यों आए ये दोनों वाद? जो 20वीं सेंचुरी थी ये पीछे गई, अभी नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी। इन 20th सेंचुरी यूरोप देशों में दर्शन की नई विचारधाराएं आई। कौन सी? अस्तित्ववाद, एक्सटेंशियलिज्म। इसका क्या काम था? जिसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र है। हम बात भी करते हैं यार वहां के लोग इतने फ्री हैं, यार वहां बच्चे को डांट देते हैं तो पेरेंट्स को पुलिस पकड़ के ले जाती है। यानी इस विचारधारा की एवरी इंडिविजुअल हैज टू बी फ्री। उसे क्या बनना है इसकी जिम्मेवारी उसकी खुद की है। तो यूरोप में और इधर अमेरिका में ये एक नया विवाद पैदा हुआ कि व्यक्ति को फ्री छोड़ दो, उसे जो बनना है वो बनेगा, समाज की ज्यादा जिम्मेवारी नहीं है। वही जो प्रयोगवाद था, एक्सपेरिमेंटलिज्म था, ये प्रयोग के सिद्धांत पे काम करता है कि लर्निंग बाय डूइंग, जो भी सीखेगा अपने आप सीखेगा आदमी करके। यह विचारधारा प्रयोग के माध्यम से खोज का पक्ष लेती है। लेकिन यदि इन दोनों को आप अपनाएं, प्रयोग के द्वारा सारा सीखें, तो जीवन छोटा पड़ेगा, और मनुष्य को पूर्णतः स्वतंत्र कर दें तो समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो भारत की ओर ज्यादा आकर्षित हैं, यहाँ की फैमिली कैसे यूनाइट रहती है। तो ये दोनों वाद वर्तमान के वाद हैं, परंतु ज्यादा उपयोगी नहीं है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्शवाद यानी विचारवाद की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि प्रयोग करके ही सीखने में सारी चीजें, जीवन छोटा पड़ जाएगा। तो कुछ हमें क्या करना चाहिए, पुस्तकों से भी सीख लेना चाहिए, दूसरों के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए। लेकिन पुस्तकों और दूसरों के अनुभवों में हमेशा विवेक जरूर लगाना चाहिए, ऐसा दर्शन कहता है। क्यों? क्योंकि पुस्तक भी जैसे ब्रेन वॉश नहीं कहते हैं मिलिटेंट बना दिए जाते हैं। तो जो वो कह रहे, अगर हमने वही सत्य मान लिया और अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो हम क्या हो जाएंगे, विक्टिम हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत से नए नए यूथ विक्टिम हो जा रहे हैं, वो सुसाइड बम्बर बन जा रहे हैं। उन्हें ये विचार ही नहीं आता कि भाई ये जो तुम्हें कह रहा है कि तुम बम लेके कूद जाओ, ये अपने आप क्यों नहीं कूदता। तो वो ये कह रहा है पुस्तकों और दूसरों के अनुभव से सीखना तो है, परंतु अपने विवेक का इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार अगर हम आइडियलिज्म की बात करें, आइडियलिज्म के बारे में ये फैक्ट हमेशा याद रखने, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको ये हेल्पफुल होंगे। आदर्श के प्रत्यय में मूल्य का प्रत्यय निहित है। इसका मतलब यह है, आदर्शवाद के अनुसार वो हर चीज जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू के हिसाब से ही हम अपना आदर्श चुनते हैं। यानी कि वस्तु के मूल्य में हमारा आदर्श निहित होता है। हमें वस्तु का क्यों कारण करेगी, हमें कोई भी वस्तु आकर्षित करेगी। कौन सी वस्तु? जो हमारी दृष्टि में मूल्यवान होगी, भद्र होगी।
इसके विपरीत अफलातून, अफलातून को मैंने बताया था कौन है, इसका निकनेम प्लेटो के लिए अफलातून शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अफलातून किस शब्द का है? अरबी भाषा का शब्द है। प्लेटो के लिए अरबी भाषा में अफलातून शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो कहता है विचार में प्रत्यय या आदर्श ही वास्तविक अस्तित्व रखते हैं, दृष्ट वस्तुओं का अस्तित्व तो छाया मात्र है। एक दूसरे, बस यहाँ तक बात करते हैं। इसने कहा ना जो आदर्श है यानी कि हमारे जो आइडियल है वे ही वास्तविक है। जो सामने दिख रही दृश्य वस्तु में वे वास्तविक नहीं, वो तो हो सकता है कि गलत भी हो, वो तो उनकी छाया मात्र हो या उनका आकर्षण, यानी कि ये भौतिक जगत को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता आदर्शवाद में। इसी का दूसरा मत है जिसका प्रतिनिधि कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु कहते हैं आदर्श वास्तविकता का आरंभ नहीं अपितु अंत है, यानी कि आदर्श तो अंतिम पॉइंट है। जो हमें दिख रहा है जरूरी नहीं वही सत्य हो वही सही हो, वो उससे ऊपर उससे आगे की बात करता है। नीति के आरंभ में ही वह कहता है कि सारी वस्तुएं आदर्श की ओर चल रही है। तो आदर्शवाद के समर्थक कौन कौन है? भी अरस्तु और प्लेटो। ठीक है, आगे ये कहते हैं जो आइडियलिस्टिक फिलोसफी है इसके प्रोपाउंडर कौन कौन है? सकुरात, प्लेटो। प्लेटो क्या है? फादर ऑफ आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद का जो पिता है किसको कहा जाता है? प्लेटो को। और प्लेटो के टीचर कौन है? सकुरात। ये भी याद रखने का तथ्य है, लोग कंफ्यूज है फिजिकल एजुकेशन टीचर के पुस्तकों में जो हिंदी की उनमें कंफ्यूजन है, कहीं प्लेटो को इसका टीचर कहीं सकुरात को कुछ वो, क्योंकि तीन फिलोसफर बहुत प्रसिद्ध हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा जाता है, सकुरात, प्लेटो और अरस्तु। तो सकुरात कौन है? प्लेटो का टीचर है। और प्लेटो का स्टूडेंट कौन है? अरस्तु। तो प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है और सकुरात भी आइडियलिज्म के फाउंडर मेंबर में से हैं, यानी कि उसके समर्थक हैं। इसी के साथ में डिकॉल्टी, स्पेनोस, वर्केलाकांट, फिश्चे, रोलिंग, हीगल, ग्रीन, जेंटाइल, ये सब के सब क्या हैं? आइडियलिज्म फिलोसफी के समर्थक हैं कि मनुष्य को जो है आदर्शवादी होना चाहिए। वो जो ये भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं इनमें ज्यादा विश्वास नहीं करते। मैनी वेस्टर्न फिलोसफर एंड महर्षि, हमारे यहाँ के महर्षि भी बहुत सारे हैं, इवन अरविंदो, अरविंद घोष भी आइडियलिज्म के समर्थकों में से माने जाते हैं। इसके अनुसार मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, यानी कि ये आत्मा को, मन को शाश्वत सत्य मानते हैं। और जो अंतिम सत्ता है वो किसे मानते हैं? आध्यात्मिकता को मानते हैं। भौतिक जगत में ये कम विश्वास करता है ये विचारधारा। आदर्शवादियों के अनुसार ये शरीर नश्वर है यानी नष्ट हो जाएगा, अतः असत्य है। आत्मा अनश्वर है, अतः सत्य, यानी कि आत्मा जीवित रहेगी, वो सत्य है। अंतिम सत्य का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जो अंतिम सत्य कौन? आत्मा। शेष ज्ञान या ज्ञान का आभास, कि नहीं हमें जानकारी है, हमें दिख रहा है भाई ये शीशा है, ये कार है, यानी कि वो कह रहे हैं ये आभास होता है, यह ज्ञान तर्कजन्य है। चिंतन एवं मनन तथा अंतर्दृष्टि का परिणाम है। क्या? चिंतन मनन अंतर्दृष्टि का परिणाम कौन? आत्मा। यानी कि ये ज्ञान हम तभी होगा चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, अंतर्दृष्टि, इन चीजों को महत्व देता है ये। तो यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आइडियलिज्म फोकस ऑन विच कंपोनेंट, यानी कि थिंकिंग एंड थॉटफुल रेशनल थिंकिंग, अंतर्दृष्टि, इंसाइट थिंकिंग, इस पर वो फोकस करते हैं। और इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, उन्होंने 4 शव बांटे, 4 कैटेगरी की। सबसे पहला है प्राकृतिक शव। प्राकृतिक शव का मतलब है पहले व्यक्ति को अपना विकास करना चाहिए, शरीर का विकास, शरीर का वो स्वस्थ होना चाहिए। जब इसका विकास हो जाए तो फिर उसको फोकस करना चाहिए सामाजिक शव का विकास, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों और आसपास की चीजों को फोकस करते हैं। ये शिक्षा का उद्देश्य बता रहे हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहले शव का विकास यानी व्यक्ति, सामाजिक विकास, उसके बाद जब शव और सामाजिक हो जाते हैं तो उसका मानसिक यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, विचारने लगता है, सोचने लगता है, और इस प्रकार वो किस ओर बढ़ता है? आध्यात्मिक शव का विकास होता है। फिर वो जो है आत्मा यानी कि उसकी जो विमुक्ति, जिसको मोक्ष कहेंगे, उस ओर अग्रसरित होता है।
तो आइडियलिज्म किसको कर रहा है? मोक्ष को फोकस कर रहा है। जिस प्रकार योग की 4 विचारधाराएं हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। राजयोग का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, समाधिस्थ हो जाना। तो आदर्शवाद भी कहां कह रहा है? मोक्ष की बात कर रहा है। अर्थात आदर्शवाद और राजयोग, यानी कि भारतीय दर्शनों में योग में राजयोग, और वेस्टर्न जो फिलोसफी है जिसके अनुसार ये आइडियलिज्म है, दोनों में समानता है। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद को प्रमुखता देने वालों में सर्वप्रथम प्लेटो, प्लेटो को फादर कहते हैं, कॉमेनियस, पेस्टोलॉजी, ये एजुकेशनिस्ट हैं, तथा फ्रोबेल थे। जैसे सा विद्या या मुक्ता लिखा देखते हैं आप महाविद्यालयों में, अर्थात विद्या ज्ञान वह है जो मुक्ति प्रदान करे। तो यहाँ पे जो वो कह रहा है एजुकेशन की बात कर रहा है, वो एजुकेशन को किताबी या जीवन यापन सिखाने वाली बात नहीं कह रहा, वो कह रहा विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। तो सावित्ता अगर ये भी इस्तेमाल होता है स्टेट या रेफर, यानी कि साविद्या या मुक्त अर्थात तो इसकी अगर कहीं जिक्र होता है तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू आइडियलिज्म। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन का क्या है स्थिति है। व्यक्ति शरीर और मन का संयोग है और इसमें मन अधिक महत्वपूर्ण होता है। आदर्शवादियों के अनुसार क्या है? मन शरीर का संयोग होता है लेकिन मन महत्वपूर्ण है। आदर्शवादी मानते हैं कि यदि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति न की गई तो मानसिक क्रियाएं भी दुसाध्य हो जाएंगी। व्यक्ति आत्म अनुभूति की ओर नहीं तभी बढ़ सकता है जब उसका शारीरिक विकास हो चुका होता है। तो वो कह तो रहे कि शारीरिक का विकास करें, लेकिन उनके लिए कौन है? मन तत्व महत्व है। तो इसलिए वो कह रहे हैं शारीरिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन सी गतिविधियां संबंधित होनी चाहिए? जो मनोगत्यात्मक पहलुओं का विकास करे। आइडियलिज्म कहाँ फोकस कर रहा है? फिजिकल का क्या काम है? ऐसी एक्टिविटीज जो मनोगत्यात्मक पहलुओं का विकास करें। आधुनिक आदर्शवादी दार्शनिकों में जो हीगल था उसने क्या दिखाया? तर्क विधि, रीजनिंग, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में क्या है? तर्क विधि का इस्तेमाल होना चाहिए। पेस्टोलॉजी ने क्या? प्रैक्टिकल मेथड, यानी कि प्रयोग के द्वारा सीखना। और रेने ने डिकार्टे, ये भी एक फिलोसफर है, इसने क्या कहा? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो इस पूरे इसमें क्या करते हैं? हीगल इन्वेंटेड रीजनिंग मेथड, पेस्टोलॉजी इन्वेंटेड प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल मेथड, और रेने डिकार्टे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड दिए। ये आदर्शवादी थे और इन्होंने ये 3 विधियां दी कि शिक्षा की विधियां में ये शामिल रहना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का स्थान शिक्षण प्रक्रिया में सर्वोपरि है। इसके अनुसार क्या है? टीचर सबसे ऊपर है, स्टूडेंट उसका फॉलोअर है। ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि आइडियलिज्म के अनुसार टीचर हाईएस्ट पोजीशन पे है। प्राचीन इसी कारण क्या था? जो प्राचीन काल थे उसमें शिक्षक यानी गुरु जो है सभी विद्याओं का, चाहे वो ग्रीक सभ्यता देख लो, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब क्या है? ये चिकित्सक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, कलाकार भी हैं, व्यायाम भी दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार भारत में भी आप परशुराम हैं, द्रोणाचार्य हैं, ऐसे गुरु हैं, वो बहुत सारी विद्याएं एक साथ दे रहे। विश्वामित्र यानी शस्त्र की, शास्त्रों की सभी विद्या दे रहे। तो प्राचीन काल में गुरु यानी टीचर का स्थान सबसे ऊपर था आदर्शवाद के अनुसार, तो वर्तमान में भी होना चाहिए। आदर्शवादी विचारक शिक्षा में अनुशासन के कठोर पक्षपाती हैं। ये कहते हैं कि कठोर डिसिप्लिन होना चाहिए, हार्ड डिसिप्लिन। तो ये भी नोट करने लायक है कि शिक्षा में आदर्शवादी कैसी कल्पना कर रहे हैं? कठोर अनुशासन के पक्षपाती हैं। इसलिए शिक्षक व खिलाड़ियों को कठोर अनुशासन वाला होना चाहिए और चरित्र जो है उत्तम होना चाहिए, शिक्षक का भी और छात्र का भी। शिक्षक के चरित्र का उत्तम पे इसलिए कहते हैं क्योंकि शिक्षक का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, तो इसलिए उत्तम चरित्र के समर्थक हैं। आइडियलिज्म की ये विशेषताएं हैं, यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स। अब बात करते हैं रियलिज्म की। रियलिज्म को मैंने कहा था यथार्थवाद यानी वास्तविकतावाद। तो ये क्या है? भौतिक जगत को सत्य मानती है। वो किसको? आइडियलिज्म किसको मान रहा? मन को।
आत्मा को, मानसिक तत्व को सत्य मान लिया है, और ये भौतिक जगत को सत्य मानता है रियलिज्म। और कैसे सत्य मानता है? जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी? या तो आंखों से दिखता हो, हाथों से छू सकें, नाक से सूंघ सकें, कान से सुन सकें, तो उनको मानता है सत्य। बाकी इन चीजों को वो कल्पना मानता है कि ये चीजें नहीं, यानी कि आदर्शवाद वाली मानसिक तत्व में ये विश्वास नहीं करता। पशु पक्षी मानव थल आकाश आदि, इन सब वस्तुओं का हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं, बता सकते हैं, तो ये सत्य है इसके अनुसार, वास्तविक है। यथार्थवाद जैसा संसार दिखता है वैसा ही उसे स्वीकार करता है। यथार्थवाद यद्यपि आदर्शवाद के विपरीत विचारधारा हुई, उल्टी हुई, वो इनको भौतिक जगत को मान ही नहीं रहा और ये भौतिक जगत को सत्य मान रहे हैं, किंतु यह बहुत कुछ प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद से संबंध रखती है। तो इसका रियलिज्म कहाँ क्लोज है? नेचुरलिज्म के ज्यादा क्लोज है, प्रैग्मैटिज्म के ज्यादा क्लोज है। उसके कारण क्या कि प्रैग्मैटिज्म भी और नेचुरलिज्म भी क्या है? भौतिक जगत में विश्वास करता है। अब इसके अनुसार वस्तु या उससे संबंधित ज्ञान दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं रियलिज्म के अनुसार, कि वस्तु और उसके संबंधित जो ज्ञान है वो अलग अलग है। जैसे विश्व में बहुत सी ऐसी वस्तु हैं जिनके विषय में हमें जानकारी नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो है नहीं, और ये सत्य भी है। रियलिज्म किस चीज में विश्वास करता है? सपोज करो प्राचीन काल में कहते थे कि भाई इससे बड़ा पहलवान कोई नहीं हुआ पूरी दुनिया में, तो उस समय दुनिया कहाँ थी? जहां तक उनकी जानकारी थी, जहां तक उनकी पहुंच थी, तो क्या दुनिया का भाव उससे बाहर अस्तित्व नहीं था? वो कहते हैं भारत को उसने खोजा, वास्को डी गामा ने। तो क्या भारत था नहीं, कहीं खुआ हुआ था? भारत था, अमेरिका भी अपनी जगह था। तो ये कह रहा है कि वस्तु और उसके संबंध में ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हमें ज्ञान नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो वस्तु है नहीं, अर्थात वस्तुओं का और ज्ञान का कोई अंत नहीं है। रियलिज्म इस चीज को स्वीकार करता है। अरस्तु, एरिस्टोटल, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, मैंने इसलिए लिखा था कि फैक्ट आपके याद रहे, फादर ऑफ बोथ रियलिज्म एंड साइंटिफिक मेथड। ये रियलिज्म का फादर भी है और साइंटिफिक मेथड के फादर भी किसे कहते हैं? अरस्तु को। साइंटिफिक मेथड का वैज्ञानिक पद्धति जो शिक्षा में अपनाई जाती है उसके फादर किसे कहते हैं? अरस्तु को, एरिस्टोटल। किसके छात्र हैं? प्लेटो के छात्र हैं। किसके फादर हैं? रियलिज्म के। और प्लेटो किसके फादर हैं? आइडियलिज्म के। तो इसके शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु से अलग इस विचारधारा को विकसित किया जब वो सहमत नहीं हो पाए अपने गुरु से। ये कहते हैं यथार्थ का वह जिसे आप स्वयं देख रहे हैं, जिसका आप अनुभव कर रहे हैं और उसे पहचान रहे हैं। आफ्टर एरिस्टोटल, अरस्तु के बाद में सेंट थॉमस, जॉन लूके, एक्विनस और रूसो, ये ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने इसके यानी कि रियलिज्म की विचारधारा के विकास में भी और उसके प्रचार प्रसार में भी योगदान दिया। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि रियलिज्म, उसके सामने ये नाम लिख ले, याद कर लें। एक सेकंड के लिए मैं इसको बंद कर दूं, तो याद करें। इसी के साथ में कोपरनिकस, ये कैसे हुई? ये इस विचारधारा के समर्थक नहीं है। इन्होंने क्या किया, क्योंकि कोपरनिकस उस समय उस काल में गैलीलियो, न्यूटन, जाक केपलर, हर्विज बेकन, ये क्या साइंटिस्ट हैं, विज्ञान वाले लोग हैं। इन्होंने इतने ज्यादा शोध किए कि जो अंधविश्वास, वो प्रालौकिक जिसके बारे में आर्यविज्ञान विचार करता था, बातें करता था, वो बहुत से अंधविश्वास, जैसे भाई पृथ्वी जो है चपटी है तो गोल मिली, ये सब नष्ट हो गए इन वैज्ञानिकों के आविष्कारों के कारण, जिससे रियलिज्म को और ज्यादा बल मिला। तो भारत के जो आप देखेंगे, भारत में भी दर्शन बहुत ज्यादा हैं, उनका अलग मैं योग में चर्चा करूंगा। तो जैसे बात की कर्म योग, तो वहां पर वो तीन जो एक्शन थे, हमारा कर्म योग और प्रैग्मैटिज्म मिलता जुलता है। तो ठीक इसी प्रकार भारत का जो न्याय दर्शन है, जिसके प्रवर्तक महर्षि गौतम है, और वैशेषिक दर्शन है, उसके प्रवर्तक महर्षि कनाद है। इन दोनों के न्याय और वैशेषिक दर्शन किससे मेल खाता है? यथार्थवाद के समकक्ष माने जाते हैं। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि यथार्थवाद से मिलते हुए कौन से भारतीय दर्शन है,
तो उनका उत्तर बैठता है न्याय और वैशेषिक दर्शन। और योग कहाँ से चल रहा था? योग की राजयोग शाखा किससे संबंधित है, किसके समकक्ष है? आइडियलिज्म के। ह्यूमैनिस्ट, अब ये यथार्थवाद की भी कुछ कैटेगरी बनी, जैसे उनमें एक ह्यूमनिस्ट रियलिस्ट है, मानवतावादी यथार्थवादी। इनके अनुसार क्या है? मानव केंद्र में, भाई मानव का उद्धार होना चाहिए, ये सुखी रहना चाहिए, सारी विचार सारी खोज इसके इर्द गिर्द होनी चाहिए कि मनुष्य सुखी रहे। फिर है सोशल रियलिस्ट यानी समाजवादी यथार्थवादी। तो ये क्या करते हैं? पुस्तकीय ज्ञान को बेकार मान रहे। ये तो कह रहे हैं कि समाज के साथ समायोजन और समाज के साथ इंटरेक्शन से मनुष्य सीखता है, और मनुष्य तभी सुख रहेगा जब वो समाज सुखी रहेगा। फिर कॉग्निटिव रियलिज्म वाले होते हैं, रियलिस्ट होते हैं, यानी ज्ञानवादी यथार्थवादी। ये क्या करते हैं? व्यक्ति का प्रकृति पर अधिकार करना शिक्षा का उद्देश्य है, यानी कि जो प्रकृति है, जैसे बाढ़ आ रही, भूकंप आ रहे, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। तभी यथार्थवाद का यही उद्देश्य है कि हम इस पर नियंत्रण पालें। न्यू रियलिज्म एंड साइंटिफिक रियलिज्म। अब नव यथार्थवाद पैदा हुआ किसके? विज्ञान के विकास के कारण। इसीलिए ये कह रहे हैं रियलिज्म की कला और विज्ञान दोनों का अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। इनका फोकस कहाँ है? कला और विज्ञान पे, रियलिज्म के अनुसार। इस दर्शन में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है तथा पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया जाता है। ये फोकस है शिक्षा के हिसाब से। ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन की ट्रेनिंग पे बल दिया जा रहा है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया जाता है, और व्यवहारिक ज्ञान और वैज्ञानिक विषयों पर बल दिया जाता है। तो जब वैज्ञानिक विषयों पर बल दे रहे, तो शारीरिक शिक्षा में भी इसीलिए खेल की गतिविधियों को अहमियत दी गई। क्यों? क्योंकि सेंस ऑर्गन को ट्रेन करना है। आत्मा और आध्यात्मिक ज्ञान की यहाँ ये ज्यादा बात नहीं करना चाहते कि शारीरिक शिक्षा को जरूरी नहीं कि वो अध्यात्म की उनकी बात करें, उसकी गतिविधियां हैं वे अहमियत हैं। और क्योंकि वो वैज्ञानिक विषयों में विचार करता है रियलिज्म, तो इसलिए वो कह रहा है कि सारी शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जैव यांत्रिक विज्ञान, सांख्यिकी, ये किसकी देन है? इस रियलिज्म की। कि जब तक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक शारीरिक शिक्षा समाज के प्रति अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की समस्त प्रशिक्षण विधियां और कार्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले होने चाहिए रियलिज्म के अनुसार, वो काल्पनिक नहीं होने चाहिए। वो कह रहा है कि बिल्कुल रियलिस्टिक हो, धरातल पे हो। और पाठ्यक्रम क्या है? प्राकृतिक नियमों को ध्यान रखें। इसीलिए वृद्धि विकास का अध्ययन करते हैं हम, हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को, हम उसका अध्ययन करते हैं। शारीरिक शिक्षा में इनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। उसका जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार का होना चाहिए, वैज्ञानिक विषय, उसकी जो विधियां हैं वे साइंटिफिक, और उसको जो हम ट्रेनिंग दी जानी है वो इन नियमों को, सिद्धांतों को, वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। यथार्थवादी शारीरिक शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये शारीरिक शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो यदि ये प्रश्न आए कि विच इज्म गिव द मोस्ट इंपोर्टेंस टू द फिजिकल एजुकेशन, तो वो कौन है? रियलिज्म कंपेयर टू आइडियलिज्म। देते सारे हैं, शारीरिक शिक्षा को निगलेक्ट कोई सा इज्म नहीं कर सकता, लेकिन सबसे अगर पीरियडिटी पे रखता है तो वो यथार्थवादी रखता है। क्यों? क्योंकि मजबूत शारीरिक व मानसिक दृढ़ता के विकास के लिए विद्यार्थी को नियमित प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। इसीलिए अब ये अनिवार्य है तो उसको जो है अपनाना पड़ेगा। क्या? प्रैक्टिकल। आत्म अनुशासित, वहां क्या क्या रखा जा रहा? बल पर, बलपूर्वक अनुशासित रखा जा रहा, दंड से या पुरस्कार से। यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्म अनुशासन पे ज्यादा बल दिया जाता है, दंड पे, पुरस्कार पे नहीं। ये भी याद रखने लायक तथ्य है कि रियलिज्म में किस प्रकार का, यानी कि शारीरिक शिक्षा में यथार्थवाद के अनुसार किस प्रकार के अनुशासन का दबाव दिया जाए, किस प्रकार के अनुशासन पर फोकस रखा जाता है। तो वो क्या है? आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। और वहां क्या है? डिसिप्लिन बाय टीचर। विद्यार्थियों की क्षमता, योग्यता और सेवाओं को ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये रियलिस्टिक है। ये नहीं कहता कि एक यूनिफॉर्म एक्शन यानी सभी ओलंपियन होंगे या एक ही ट्रेनिंग सभी के लिए उपयोगी होगी। विद्यार्थियों की कैपेसिटी, उनकी जो, इसीलिए क्लासिफिकेशन को महत्व देता है, उसकी जो लिमिटेशन है उनको ध्यान में रखा जाए, उसी हिसाब से कार्यक्रम बनाया जाए।
शारीरिक शिक्षक को वहां क्या है, शिक्षक को, शारीरिक शिक्षक को कौन सी भूमिका दी गई, पीरियड टॉप। यहाँ क्या कह रहे हैं, शिक्षक को मार्गदर्शक और सहायक, गाइड की और हेल्पर की भूमिका में होना चाहिए, न कि सुपीरियर की। किसके अनुसार, रियलिज्म के अनुसार। ये दो इज्म खत्म हुए। मुझे लगता है कि आज क्लास यहीं रोक देनी चाहिए। इसके बारे में अगर कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, भले ही ये दोनों टॉपिक बोरिंग लगे हों, लेकिन प्रश्न आएंगे जरूर इनसे भी। तो जब तक आप ये दोनों कॉन्सेप्ट की, रियलिज्म और फिजिकल एजुकेशन, आइडियलिज्म और फिजिकल एजुकेशन, इस पर फोकस करते हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको ठीक से आपको पढ़ना है। कोई प्रश्न? हाँ, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। देखो, सिलेबस पूरा है, या तो ऐसा हो कि मैं प्रतिदिन सिलेबस पूरा करता चलूं स्टेप बाय स्टेप, या ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि नहीं सर ये तो पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है 2 दिन से, वो पढ़ा दें, वो पढ़ा दें। तो आप क्या कर सकते हैं कि मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, सर ये टॉपिक और ये टॉपिक कवर कर लो, तो मैं उस टॉपिक को कवर कर लूंगा। जो आपको अच्छा लगे आप मुझे बता दें। हाँ भाई, बोल नहीं रहा कोई? ओके सर। है ना, तो अगर आपको लगेगा कि भाई ये टॉपिक ले लो, तो मैं वो टॉपिक ले लूंगा। ओके सर। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर।